बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने टॉर्क के मुतालिक पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है जी। और टॉर्क डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। कौन कौन सी दो चीज़ें? फोर्स और मूवमेंट का। फोर्स और मूवमेंट का। और फिर हमने ये पढ़ा था कि टॉर्क दो तरह का है। एक है पॉजिटिव टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और एक होता है नेगेटिव टॉर्क जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है? अब कोई भी जिस्म उसको अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएं, तो कोई जिस्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में उस वक्त होता है जब उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट क्या, ये कोई जिस्म है, ये देखें, ये कोई जिस्म है, ठीक है, और इस पर मुख्तलिफ फोर्सेस अमल कर रही है। फर्ज किया ये इस पर एक फोर्स F अमल कर रही है, इस पर दूसरी फोर्स F अमल कर रही है, और ये यहाँ इसके नीचे कोई सपोर्ट रखी गई है। ठीक है। अब ये मुतवाजन कब होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब होगा? ठीक है जी। जब ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी ये इसका आर्म आ गया। ठीक है, मूवमेंट आर्म, ये मूवमेंट आर्म आ गया, यहां फोर्स लग रही है। तो मूवमेंट आर्म और फोर्स का असले ज़र्ब क्या कहलाता है? ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ठीक है, यानी इसका आर ये है, एफ ये है, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क जो है कितना आ गया थी? एफ ज़र्ब आर। ठीक है जी, एफ ज़र्ब आर। ठीक है, सपोज ये हम कहते थे कि ये 5 मीटर इसका आर्म है, 20 न्यूटन फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। 20 न्यूटन फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, और इस तरफ जो है वो ये 25 न्यूटन है फोर्स। ठीक है जी, 25 न्यूटन फोर्स है, और ये जो फासला इसका है 4 मीटर। ठीक है, तो अब ये आ गया ऐसे जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आ जाएगा? क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आ जाएगा जी? एफ ज़र्ब आर। एफ कितना है? 20 ज़रब 5 कितना हो गया? 100 न्यूटन मीटर आ गया। 100 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये फोर्स इस तरह अमल कर रही है, वो ऐसे अमल कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एफ ज़र्ब आर। एफ कितना है? 25 न्यूटन, और आर्म कितना है? 4, तो ये भी 100 न्यूटन मीटर आ गया। अब यहां क्या हुआ? क्या चीज देखी आपने? यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है कि क्लॉकवाइज टॉर्क is equal to the anti-clockwise torque along a same
पाइवट। पाइवट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है। जिस तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन देखा है, यहाँ ये जो जहाँ सपोर्ट रखी हुई है तो ये इसके गिर्द जो है वो रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो ये पाइवट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पाइवट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या हुआ जी? क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो मुकम्मल होगा तो फिर ये जो जिस्म है ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, तवाज़ुन की हालत में आएगा। ठीक है, यानी ये जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होंगे तब जाके ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, वरना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है जी? क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये आ गया क्या? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है जी। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अलोंग अ सेम पाइवट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक हो गया जी। आगे टॉपिक जो है वो दो टॉपिक हैं, एक है सेंटर ऑफ मैस और एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखें कोई भी जो जिस्म है, कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी हम लेंगे तो वो मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। किससे बनता है? मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। कोई भी जिस्म है, मेरे हाथ में ये डस्ट, ये क्या है, मार्कर है या डस्टर है, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, और हर पार्टिकल का एक मैस होता है। हर पार्टिकल का एक मैस होता है। ठीक है, मैंने कोई भी जिस्म है, फर्ज किया ये हमारे पास कोई जिस्म है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल जो है वो मिलके ये क्या बना है? ये जिस्म बना है। ठीक है जी। और हर पार्टिकल का अपना एक मैस होता है। हर पार्टिकल का एक अपना मैस होता है। ठीक है जी। अब किसी भी जिस्म में कोई एक पॉइंट होता है जिस पर उसका होल मैस जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और वो कौन सा होगा? वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर आप कोई उसको सहारा दें, उस पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो जिस्म जो है वो क्या होगा? तवाज़ुन की हालत में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो वो जो पॉइंट है वहां तमाम पार्टिकल्स का जो मैस है वो कंसंट्रेट होता है। नहीं समझे बात? मसलन उम्मूमन आपने बचपन में खेलते हुए कभी जो है वो लकड़ी के किसी टुकड़े को आप इस तरह अपनी उंगली पर मुतवाज़न करते हैं, या देखें, ये देखें, ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां रखेंगे तो ये मुतवाज़न हालत में, ये देखें मुतवाज़न हो गया। ठीक है, तवाज़ुन की शक्ल में आ गया। तो ये जो पॉइंट है इसका, जिस पॉइंट पर अगर मैं इसको सहारा दूं तो ये तवाज़ुन की हालत में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो है वो होल मैस ऑफ अ बॉडी कंसंट्रेट होता है। ठीक है जी। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग मैस होता है, लेकिन जिस्म में कोई एक ऐसा नुक्ता होता है कि जहां सारा मैस जो है वो क्या होता है? कंसंट्रेट होता है।
ठीक है जी। तो वो जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मैस। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मैस। उसके बाद अब सेंटर ऑफ मैस में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है, ये हमने देखना है। कि पहले मैंने बताया कि जिस तरह कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जिस्म है, वो पार्टिकल से मिलकर बनता है और हर पार्टिकल का अपना एक मैस होता है, ठीक है। और जिस्म में कोई एक ऐसा पॉइंट मौजूद होता है कि जहां पर अगर हम फोर्स लगाएं, कोई उसको सहारा दें, तो जिस्म जो है वो तवाज़न की हालत में आ जाता है, ठीक है। आपके हाथ में जो कॉपी है, किताब है, उसको भी आप अपनी उंगली पर मुतवाज़न हालत में कर सकते हैं अगर उस खास पॉइंट पर आप अपना उसको फोर्स लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है जहां सारा मैस जो है वो क्या करता है? कंसंट्रेट करता है, ठीक है जी। समझ गए बात? तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। द पॉइंट वेयर होल मैस ऑफ अ बॉडी is concentrated is known as center of mass. बात समझ गए? The point where whole mass of a object or mass of a body is concentrated is known as center of mass. ठीक है जी। इसी तरह तो जो मेरी तरफ, इसी तरह अब जाहिर है कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका मैस होता है, ठीक है। तो उस पार्टिकल का मैस है तो उसका क्या होगा? वजन भी होगा। क्या है? मैस होगा तो वजन भी होता है, ठीक है जी। यानी जिस तरह हमने कहा कि जी हर पार्टिकल, कोई जिस्म जो है, कोई भी बॉडी जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है और हर पार्टिकल का एक मैस होता है और वो सारा मिलकर उसी एक पॉइंट पर जो है वो कंसंट्रेट होता है। तो उस पॉइंट को हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ मैस। तो इसी तरह हर पार्टिकल का मैस है, तो ज़रा मैस अगर है तो उसका वजन भी होगा, वेट भी होगा ना। और वेट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? नीचे की तरफ होती है। हर पार्टिकल का वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। मसलन बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है और हर एक पार्टिकल का अपना एक मैस है, ज़रा अपना मैस है तो उसका वजन भी होगा, वेट भी होगा। तो हर पार्टिकल का वेट जो है वो क्या करता है? नीचे की तरफ। यानी हर पार्टिकल का मैस जो है वो क्या करता है? जमीन के वेट की तारीफ ही यही है ना कि वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्टिव एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी वेट क्या चीज है? वेट एक फोर्स है जिसकी वजह से जमीन चीजों को अपने मरकज की तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो ज़ाहिर है हर एक पार्टिकल का जो मैस है और उसका वजन mg होगा, mg होगा ना। इसका भी, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मैस mg होगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने सेंटर ऑफ मैस की बात की कि जहां उसका होल मैस कंसंट्रेट होता है तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। तो इसी तरह जो हर पार्टिकल का अपना एक वेट है और वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसी तरह किसी जिस्म में एक पॉइंट ऐसा भी है, जिस्म में एक पॉइंट ऐसा भी है कि जहां होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्टेड along a downward direction, ठीक है। तो द पॉइंट at which whole weight या entire weight of a body
supposed to be act is known as force सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यानी वो पॉइंट जिस पर जिस्म का सारा वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ वेट। ठीक है जी, यानी ये कोई इस तरह की शक्ल बनती है, ये यानी सारा वेट जो है वो इस तरह एक पॉइंट पर जमा हो जाता है और यहाँ से ये नीचे की तरफ एक्ट करता है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमें कैसे मालूम होगा कि किसी जो है वो रेगुलर शेप का तो बड़ा इजी है आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। फर्ज किया ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर टाइप या रेक्टेंगुलर शेप की कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मालूम करना चाहता हूँ, तो आप इसके ये जो डायगोनल्स हैं इनको आपस में मिलाएं। ठीक है, ये डायगोनल्स आपस में मिल गए तो ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। ये रेगुलर शेप है या इस तरह की शेप का यानी स्क्वायर अगर है, स्क्वायर है, ठीक है जी, तो इसके भी डायगोनल्स को आपस में मिलाएंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात? तो अगर इररेगुलर शेप का कोई बॉडी है, जिस्म है, ठीक है जी, फर्ज किया इस तरह का कोई जिस्म है, ये इस तरह का कोई जिस्म है। अब इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लम्ब लाइन। ठीक है, क्या होता है प्लम्ब लाइन? साल देखिए, साल देखिए जिससे दीवार सीधी की जाती है। जो कारीगर होता है उसके हाथ में एक होती है साल, डोरी के साथ बंधी हुई, और जिसको नीचे लटकाया जाता है ऊपर से। उसी की मदद से वो ये देखते हैं कि मेरी दीवार टेढ़ी तो नहीं जा रही, सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है। उसी को प्लम्ब लाइन कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसकी सतह पर हम मुख्तलिफ सुराख करेंगे, होल्स करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ होल्स। ये रेगुलर शेप का कोई बॉडी है, ये मुख्तलिफ उसकी सतह पर हमने सुराख कर लिए। ठीक है, सुराख करने के बाद उसको आप एक कील लगा के उसके साथ इसको लटकाएंगे। ठीक है, और उस कील से आप नीचे क्या छोड़ेंगे? प्लम्ब लाइन छोड़ेंगे। तो वो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। ये और इस होल से लटकाई तो ये बन गई, इस होल से लटकाई तो ये बन गई, इस होल से लटकाई तो ये लाइन बन गई, इस होल से लटकाई तो ये लाइन बन गई। ठीक है, ये सारी लाइनें जहां एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। समझ गए ना बात? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और सेंटर ऑफ मास में फर्क क्या है? सेंटर ऑफ मास में हमने वो पॉइंट देखना होता है कि जहां जिस्म का होल मास कंसंट्रेट होता है। ठीक है, कंसंट्रेट होता है। और दूसरे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने ये देखना होता है कि वो पॉइंट जिस पर किसी जिस्म का होल वेट जो है सपोज टू एक्ट यानी एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का तरीका क्या है? अगर रेगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप डायगोनल्स को मिलाएंगे तो जिस पॉइंट पर डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। असल इस तरह ये दायरा है, इस तरह शेप का है, तो दरमियान में जो दरमियान
सेंटर होगा दायरे का, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है जी। और इररेगुलर शेप है तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसकी मदद से मुख्तलिफ आप लाइनें लगाएंगे, लाइनें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा।